आपको मुंबई का हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग केस याद ही होगा, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को विलेन बना दिया गया था। और इस केस की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े हीरो बन गए थे। उस केस में अब असली विलेन का पता चल गया है, जिसका नाम सीबीआई की इस एफआईआर में दर्ज है। यह है वो एफआईआर की कॉपी जो सीबीआई ने दर्ज की है, और इसकी कॉपी में जो बातें लिखी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें इस विलेन के बारे में बताया गया है। इस एफआईआर के मुताबिक क्रूज ड्रग केस के जरिए उगाही की साजिश रची गई थी, और यह साजिश खुद एनसीबी में मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखड़े ने रची थी। यह इस एफआईआर में दर्ज है। इस एफआईआर के मुताबिक उगाही की इस साजिश में समीर वानखड़े मुख्य आरोपी हैं, जबकि उनके साथ एनसीबी के तत्कालीन सुप्रिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह, एनसीबी के इंटेलिजेंस अधिकारी आशीष रंजन भी इसमें शामिल है। इन तीनों ने, एनसीबी अधिकारियों ने ही इस साजिश में प्राइवेट विटनेस केपी गोसावी और सैनविल डिसूजा को शामिल किया था, जिसका नाम भी ऐसा इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। मैं एफआईआर के तमाम पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सीबीआई की इस एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उगाही के मकसद से ही 2 अक्टूबर 2021 को एक प्राइवेट क्रूज से आर्यन खान समेत दूसरे आरोपियों को ड्रग्स लेने और ड्रग तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस एफआईआर में उस रेड के बाद उन सभी घटनाक्रमों की डिटेल भी लिखी गई है जो ये साबित करती है कि समीर वानखेड़े ही इस उगाही रैकेट के सरगना थे। मैं एक एक करके इस एफआईआर में लिखी गई बातों को आपके सामने रखूंगा, और इन बातों को आप जब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या साजिश इस कदर रची गई थी। इस एफआईआर के पेज नंबर 5 पर सीबीआई जो बातें लिखती है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके मुताबिक द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एसईटी हैज revealed that on 2/10/2021 the names of a certain suspects were dropped from the first information यानी एफआईआर में। और इस एफआईआर के मुताबिक, इसको मैं हिंदी और सरल भाषा में भी समझाऊं, नोट वाई नोट एंड द नेम्स ऑफ द सर्टेन अदर एक्यूज्ड वेर इंक्लूडेड सब्सिक्वेंटली थ्रू आउट द मॉडिफिकेशन टू सूट द प्रोसीडिंग्स। यानी रेड के दौरान 27 लोगों को पकड़ा गया था। रेड के दौरान 27 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन सिर्फ 10 लोगों के नाम ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन में लिखे गए। रेड के दौरान जिनके खिलाफ सबूत थे उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। यानी आपने वो जो पूरी घटनाक्रम की तस्वीर उस वक्त देखी थी, उसमें यह बताया जा रहा है कि उस वक्त कितनों को पकड़ा गया और कितनों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी छोड़ दिया गया। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इस एफआईआर में लिखा हुआ है, उसे पकड़ा गया। यानी उस रेड में आर्यन खान को पकड़ा गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था। और एफआईआर में उन लोगों के बारे में भी बताया गया जिन्होंने अपने पास ड्रग्स होने की बात कबूल की थी। इसके बावजूद इस केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आशीष रंजन ने उन्हें बिना किसी पूछताछ और डॉक्यूमेंटेशन के जाने दे दिया। एफआईआर के ही पेज नंबर 6 में इस बात का जिक्र है, और यहां लिखा हुआ है, one of the suspect, Arbaz, a merchant, accepted that he is having charas hidden inside his shoes, and the charas in ziplock pouch was taken out from his shoes voluntarily and was handed over the Shri Ashish Ranjan आयो। यानी आरोपी अरबाज मर्चेंट ने यह माना था कि उसके पास चरस है, उसके पास से चरस बरामद हुई थी, उसे जाने दिया गया। सोचिए, रेड पड़ी और जिसके पास से चरस मिला उसको जाने दिया गया। और इसके अलावा सिद्धार्थ शाह, जिसने अरबाज मर्चेंट को चरस लाकर दी थी, उसे भी बिना किसी वजह के छोड़ दिया गया, जबकि उसने मौके पर इस बात को माना था कि उसने अरबाज मर्चेंट को चरस लाकर दी। ये एफआईआर में दर्ज जो लिखा हुआ पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इससे तो यही साबित होता है कि जिन आरोपियों को मौके पर ही छोड़ दिया गया, उनसे एनसीबी के अफसरों ने रेड के दौरान भी कोई डील फाइनल कर ली थी। यानी वो तय हो चुका था कि उनके पास क्या पहुंचना था, इसलिए उनके पास से चरस या फिर ड्रग्स मिलने के बावजूद भी उनको वहां से जाने दे दिया गया। ये डील हुई। वरना जिस रेड को उगाही के मकसद से ही डाला गया था, उसमें किसी आरोपी को यूं ही तो नहीं छोड़ा गया होगा, क्योंकि आर्यन खान के पास ना तो ड्रग्स बरामद हुई थी और ना ही उन्होंने ड्रग्स लेने की बात कबूल भी की थी। तमाम इन्वेस्टिगेशन जितने चले थे
उसमें कहीं भी यह जानकारी नहीं मिली कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि टॉर्चर भी किया गया, जिसके बारे में इस एफआईआर में ही बताया गया है। इस एफआईआर में ही ये बताया गया। और ये वीडियो जो भी आप आपको लगातार दिखा रहे थे, एक बार फिर से हम आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में ये वीडियो तब का है जब केपी गोसावी आर्यन खान को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंचा था। यानी जिस वक्त आर्यन को उस क्रूज से गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, और उसके बाद ये गोसावी एनसीबी दफ्तर पहुंचता है आर्यन खान को लेकर। और एफआईआर में यह आरोप है कि आर्यन खान को गोसावी को ले जाने दिया गया, जिससे ऐसे लगे कि एनसीबी का ये अधिकारी है और गोसावी ना सिर्फ आर्यन को पकड़कर आगे लेकर बढ़ रहा है, एनसीबी दफ्तर में अपनी प्राइवेट गाड़ी से लेकर आया, बल्कि इस तरह दिखाया गया कि वो एक जांच अधिकारी है। और इस बात का जिक्र भी इस एफआईआर में है, जबकि वहां दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। और एफआईआर के पेज नंबर 6 पर यह लिखा है, द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सेट हैज फर्दर रिवील्ड दैट द एक्यूज्ड पर्सन वे brought to the NCB office in a private vehicle of an independent witness, Shri K.P. Gosavi. It appears that the presence of the independent witness, Shri K.P. Gosavi, around the accused person was created intentionally in such a manner so as to give an impression that the Shri K.P. Gosavi was an NCB personnel, even though there were NCB personnel to handle the custody of the accused person. यानी आप ये पूरी कड़ी को समझिए। केपी गोसावी को यह मौका दिया गया कि आप आर्यन का हाथ पकड़ के अंदर लेकर आइए, और दफ्तर में यह दिखाने की कोशिश हुई कि वो एक अधिकारी है। समीर वानखेड़े ने गोसावी को ना सिर्फ आर्यन खान की कस्टडी दी, बल्कि सेल्फी भी खींचने दी और उसकी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड करने दिया। यह तस्वीर उन दिनों काफी वायरल हुई थी। दरअसल ये वही सेल्फी वाली तस्वीर है। यह सब आर्यन खान की फैमिली से उगाही वाली साजिश का ही पार्ट था। ये वॉइस रिकॉर्डिंग वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया। हम ये आपको सुनवा नहीं सकते हैं, लेकिन ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिसमें उगाही के लिए तमाम फॉर्मूले लगाए जा रहे थे। और इसी तस्वीर को आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसमें उसने प्राइवेट विटनेस गोसावी और डिसूजा को एनसीबी अफसर बनाकर इस्तेमाल किया। ये उगाही का जो पूरा फॉर्मूला आपने देखा, उसमें ये प्राइवेट विटनेस थे और इनका इस्तेमाल उगाही के लिए किया गया। कैसे किया, ये भी इस एफआईआर में बताया गया है। यानी इस एफआईआर में तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे इनका इस्तेमाल किया गया और उगाही की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। एफआईआर के पेज नंबर 6 पर ही लिखा है, पेज नंबर 6 पर ये बात लिखी हुई है कि यहां पर आप इस बात पे गौर कीजिए, जहां पे ये उगाही को लेकर इन्होंने एफआईआर में ये पॉइंट्स लिखी है, जिसमें लिखा है कि डिसूजा अमंग द अदर एंटर इनटू द कॉन्स्पिरेसी टू extort an amount of rupees 25 crore from the family members of the accused Aryan Khan by threatening them of the accusation of offense of a possession of a narcotic substance। यानी गोसावी और डिसूजा को आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की उगाही में इस्तेमाल किया गया था। बाद में यह डील 18 करोड़ रुपए में फाइनल भी हो गई थी और उसमें 50 लाख रुपए टोकन अमाउंट के तौर पर शाहरुख खान की तरफ से केपी गोसावी और उसके साथी डिसूजा को डिलीवर भी किया गया था। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे हम कह रहे हैं, एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं। तब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी कार से उतरकर एक बैग लेकर जाती दिखी थी और यह भी कहा गया कि वो उसी वक्त का वीडियो था जब गोसावी को पेमेंट देने के लिए वो गई थी, जिसके बदले आर्यन खान को छोड़ा जाना था। हालांकि बाद में यह डील टूट गई और 50 लाख की पेमेंट वापस कर दी गई। यह सब समीर वानखेड़े के कहने पर हो रहा था और इस बात का जिक्र इस एफआईआर में किया गया पेज नंबर 7 में। इस पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है कि श्री समीर वानखेड़े ZD in the capacity of the immediate supervisory officer had directed to take KP Gosavi and Prabhakar Sale as the independent witness in the proceeding against the accused and directed Shri VV Singh to let KP Gosavi handle the accused while taking him to the NCB office, thereby allowing a free hand to Shri KP Gosavi and other in order to create such a visual impression of a KP Gosavi having the custody of the accused and dragging him towards the NCB Mumbai office। एनसीबी की विजिलेंस ब्रांच की जांच के दौरान समीर वानखेड़े के पास करोड़ों की संपत्ति का भी पता चला है और एफआईआर में यह कहा गया है
कि समीर वानखड़े पूछताछ के दौरान अपनी संपत्ति के सोर्सेस का खुलासा नहीं कर पाया। यानी इतनी संपत्ति समीर वानखड़े के पास है, ये कहां से उन्होंने कमाई, इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो समीर वानखड़े कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। और एफआईआर के ही पेज नंबर 7 पे ये लिखा गया है, इस पर यह लिखा गया है कि फर्दर इंक्वायरीज हैव also been done in the matter of allegation of a criminal misconduct and the corrupt practice of Sri Sameer Wankhede and Sri Ashish Ranjan independently, which could not be sufficiently justify their acquired asset as per their declare income। यानी इस बात को यहां पर लिखा गया कि जो दावे किए गए, यानी जितनी भी संपत्ति का पता चला, उस संपत्ति के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। और जांच में यह भी पता चला कि समीर वानखड़े विदेशी और महंगी घड़ियों के खरीदने और बेचने का भी काम करता है, जिसकी जानकारी अपने विभाग को उन्होंने नहीं दी थी। और यह एफआईआर 11 मई को सीबीआई ने दर्ज की थी, जिसके बाद समीर वानखड़े पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में फंसाने और 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के केस में सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखड़े और 4 आरोपियों के मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में कुल 29 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई समीर वानखड़े पर दर्ज भ्रष्टाचार की एफआईआर के बाद आय से ज्यादा संपत्ति होने की जांच करने के लिए हुई थी, जिसके बाद समीर वानखड़े ने बयान दिया कि उन्हें देशभक्त होने की सजा मिल रही है। यानी समीर वानखड़े उस वक्त ये बता रहे थे कि वो देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको साजिशन फंसाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई की एफआईआर में समीर वानखड़े को एक भ्रष्ट एनसीबी अफसर बताया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग केस में फंसाया गया था। वानखेड़े की मुश्किलें उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उसने कॉर्डेलिया पे रेड की थी, और वो रेड में उसने बहुत सारी ऐसे काम किए जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले अधिकारी को नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले जब रेड हुई तो रेड में कुछ लोगों के पास ड्रग्स मिले, कुछ के पास नहीं मिले। उन सबको एनसीबी ऑफिस में लाया गया, उनसे जांच की गई। तब तक ठीक था कि आप उनको एनसीबी ऑफिस में लाए, जांच के बाद में छोड़ दिया या रखा उनको, वो आपका अधिकार है। लेकिन एक तो क्वांटिटीज़ बहुत कम मिली, दूसरी बात यह है कि जो एक दो उसमें से जो कथित आरोपी थे उन्होंने ये बोला कि ड्रग्स आर्यन खान के पास से नहीं मिली, हालांकि वो पार्टी में इनवाइट किया गया था। तीसरी बात ये थी कि आर्यन खान को एक गोसावी नाम का पंच विटनेस जो था, वो हाथ पकड़ के एनसीबी ऑफिस में लेके जा रहा है। मैंने मेरे 33 साल के कैरियर में आज तक किसी पंच विटनेस को, एक्यूज्ड को या जो संशयित है उसको कभी पकड़ के इस तरह से अपनी कस्टडी में लेके किसी कार्यालय में या पुलिस स्टेशन में लाते हुए नहीं देखा। ये एक बहुत ही ग्रॉस वायलेशन थी रूल्स की और प्रोसीजर्स की। तो जब ये काम सब शुरू हो गए थे तभी ये लगने लगा था कि इसमें ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं इसमें समीर वानखेड़े तकलीफ में आएंगे। जो इवेंचुअली सीबीआई ने उन सब चीज़ों का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको ये लगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी केस बनता है, क्योंकि बहुत सारी रूल्स की प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ है। और इवेंचुअली जो क्वांटिटी जो ड्रग्स की ली गई थी, मिली वहाँ पे, वो बहुत ही नगण्य किस्म की क्वांटिटी थी। इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। जो भी सीबीआई को उनके घर पे से कोई चीज़ें मिली हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला, कोई फिजिकल पेपर्स मिले, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों चाहे किसी भी चीज़ के हों, उसके सोर्सेज के बारे में, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। तो वो सारा वेरीफाई करने के बाद अगर ये सीबीआई को लगता है कि ये इनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़्यादा उनके पास में उनके एसेट्स हैं, तो फिर इसमें उनके खिलाफ में चार्जशीट भेजी जाएगी। जिस वक्त आर्यन खान को क्रूज ड्रग केस में फंसाने और शाहरुख खान को 25 करोड़ रुपए की फिरौती लेने की कोशिशें उनसे की जा रही थी, तभी समीर वानखड़े की भूमिका पर संदेह होने लगा। इसलिए एनसीबी ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश भी दे दिया। विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने समीर वानखड़े के खिलाफ केस दर्ज किया। और अब एफआईआर में जो आरोप समीर वानखड़े पर लग रहे हैं, वही आरोप तब 2 लोगों ने भी लगाए थे और तब उनके आरोपों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इन 2 लोगों में से एक था प्रभाकर सैल, जो प्राइवेट विटनेस केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर सैल क्रूज पर छापेमारी के दौरान मौजूद था और सारा घटनाक्रम उसने अपनी आंखों से उस वक्त देखा था। प्रभाकर सैल ने ही सबसे पहले समीर वानखड़े पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ही समीर के खिलाफ जांच शुरू हुई थी।
सेल ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों ने उससे लगभग 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। मी आतमध्ये गेलो तेव्हा मी समीर वानखेडे आणि त्यांनी जे गुन्हेगार पकडलेले त्यांच्या पूर्ण सहकार्यांनी, तिथे मी बघितलं, तिथे मला अचानक आर्यन खान दिसले. त्यांना एका कॅबिन मध्ये बसवून ठेवलेलं आणि अजूनही 5-7-8 जण होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी. मग मी त्यांचे फोटोही काढले हळूच माझ्या मोबाईलमध्ये. त्यानंतर 11:30 पावणे 12च्या दरम्यान तिथून सगळे निघायला लागले. मग समीर वानखेडे साहेबांनी त्यांच्याही गाड्या मागवल्या आणि 12:45च्या सुमारास मला कॉल आला किरण गोसावी सरांचा की वर आहे, वानखेडे साहेबांनी तुला बोलवलंय, पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून सही करायचे. मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर. तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते. ते मला बोलले तुला इथे सही करायची. तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट. तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत. नाही तू सह्या कर. मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या. गाडीत बसलो तर किरण गोसावी सरांना सॅम करून नावाच्या एका व्यक्तीचा कॉल आला. मग ते एनसीबी ऑफिस पासून 500 मीटरच्या अंतरावर एका डाव्या बाजूला त्यांची काहीतरी मीटिंग झाली. मग ते बोलत होते काहीतरी डील बद्दल. की त्यानंतर परत 4:30च्या सुमारास गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहे आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचे. एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं. त्यानंतर आम्ही तिथून निघालो. अप्रैल 2022 में प्रभाकर सेल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन प्रभाकर के परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में समीर वानखड़े पर रिश्वत लेने का आरोप महाराष्ट्र के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी लगाया था। उन्होंने कई मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखड़े पर उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जो आरोप अब सीबीआई की इस एफआईआर में लगाए गए। नवाब मलिक के कई आरोपों में एक आरोप यह भी था कि समीर वानखड़े का असली नाम समीर दाऊद वानखड़े है। इसका सबूत भी नवाब मलिक ने 25 नवंबर 2021 को ट्वीट करके पेश किया था। और नवाब मलिक ने उस वक्त दावा किया था कि समीर वानखड़े की मां जाहिदा को मुंबई स्थित ओशीवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जाहिदा की मौत के बाद वानखड़े परिवार ने मौत से जुड़े हुए 2 दस्तावेज बनाए थे। पहले दस्तावेज में जाहिदा को हिंदू धर्म का बताया गया, जबकि दूसरे दस्तावेज में जाहिदा को मुस्लिम लिखा गया, यानी उनका धर्म मुस्लिम बताया गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का दावा था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया और एससी कोटे से आईआरएस बने। इन आरोपों के बीच ही समीर वानखड़े को क्रूज ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया था और उनके ऊपर जांच बिठा दी गई, जिसमें समीर वानखड़े की उगाही वाली साजिश का सच सामने आया और सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अभी उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद सब कुछ आगे आएगा कि क्या गलत था, क्या सही था, किसका स्टेटमेंट ठीक था, किसका स्टेटमेंट गलत था, वो सब सामने आएगा। आप लोगों को बहुत बदनाम किया था उस दौर में। किया था ना, जब उनके हाथ में कुछ रहता है तो बदनाम लोग करते ही है, ऐसा ही चलता है। लेकिन बाद में पता चलता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 30 साल के बाद। लेकिन बदनामी तो जो होनी है वो हो ही जाती है। जब क्रूज ड्रग केस हुआ था तभी से नवाब मलिक ने इसके पीछे समीर वानखड़े की मंशा पर न सिर्फ सवाल उठाए थे बल्कि उसके सबूत भी उन्होंने उस वक्त पेश किए थे। लेकिन उस वक्त नवाब मलिक की बातों को हल्के में लिया गया। लेकिन आज समीर वानखड़े के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर में भी समीर वानखड़े को ही विलेन साबित किया गया और समीर वानखड़े को इस एफआईआर में बताया गया कि तमाम जो प्लानिंग थी उसके रचयिता खुद समीर वानखड़े थे। और यह खुद सीबीआई की एफआईआर है। यह एफआईआर इस बात का सबूत है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए बनी एनसीबी में बैठे अफसर
कैसे भ्रष्टाचार के नशे में डूबे हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाकर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की उगाही की हिम्मत कर ली, और यह हिम्मत समीर वानखेड़े को आई कहां से। वैसे खबर तो यह भी उड़ रही है कि समीर वानखेड़े अब राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो राजनीति में आते हैं या फिर जेल जाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये केस एक वक्त काफी सुर्खियों में था, इसलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। इसलिए जरूरी था कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके बारे में हम आपको बताएं।